अच्छा जी, एक्विजिशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स जो है एक टॉपिक है, चैप्टर नंबर 7 ACCA फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक है। इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। अ नॉन करंट एसेट रजिस्टर इज़ मेंटेन्ड इन ऑर्डर टू कंट्रोल नॉन करंट एसेट्स एंड कीप ट्रैक ऑफ व्हाट इज़ ओन्ड एंड वेयर इट इज़ केप्ट। ठीक है, तो इससे पहला जो टॉपिक था जो कि नॉन करंट एसेट्स रजिस्टर का था, वो ये था कि नॉन करंट एसेट्स जो होते हैं उनके रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं ताकि उनकी जो डिटेल है कि कौन सा डेप्रिसिएशन मेथड यूज़ करना है और कितने जो है इसकी एसेट की जो एक्सपेक्टेड लाइफ है वो कितनी है। ठीक है जी, और कैरिंग अमाउंट या नेट बुक वैल्यू वो कितनी है। ठीक है, लोकेशन ऑफ एसेट क्या है, कॉस्ट क्या थी एसेट की, डेट ऑफ परचेज़ क्या थी, सीरियल नंबर क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है एसेट की। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये जो इन एसेट्स के रजिस्टर हैं, नॉन करंट एसेट रजिस्टर्स, उनके अंदर लिखी जाती हैं। तो जब हम कोई भी एसेट जो है, इसका मकसद ये होता है बेसिकली, चूँकि लेजर अकाउंट्स जो होते हैं नॉन करंट एसेट्स के, उनमें ये डिटेल नहीं लिखी जा सकती, इस वजह से रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं, तो उसका जिक्र यहाँ पे भी आया है। इट इज़ पीरियडिकली रिकनसाइल्ड टू द नॉन करंट एसेट अकाउंट्स मेंटेन्ड इन द जनरल लेजर, यानी कि जो हमारे जनरल लेजर के अंदर अकाउंट्स होते हैं नॉन करंट एसेट्स के, मिसाल के तौर पे बिल्डिंग के या मशीनरी के जो भी लेजर अकाउंट्स हैं, उनके साथ रजिस्टर्स को मैच किया जाता है, पीरियडिकली रिकनसाइल किया जाता है, यानी कि देखा जाता है कि जो हमने फिगर्स वगैरह एंटर की हुई हैं वो दुरुस्त हैं, वो अकॉर्डिंग टू लेजर अकाउंट्स हैं, या कोई डिफरेंस आ रहा है। तो अगर कोई डिफरेंस आ रहा होता है तो उनको इक्वल किया जाता है जो भी डेप्रिसिएशन वगैरह है उसको चार्ज करने के बाद। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ अ नॉन करंट एसेट इज़ एनी अमाउंट इनकर्ड टू एक्वायर द एसेट एंड ब्रिंग इट इनटू वर्किंग कंडीशन। तो जब भी हमने कॉस्ट किसी भी नॉन करंट एसेट की रिकॉर्ड करनी है, चाहे वो हम जो नॉन करंट एसेट रजिस्टर में रिकॉर्ड कर रहे हैं या लेजर अकाउंट के अंदर उसकी एंट्री कर रहे हैं, तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये रूल है कि कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट जो है उसमें जो भी अमाउंट जो इनकर की है आपने टू एक्वायर दी एसेट, ठीक है, एंड ब्रिंग इट इनटू वर्किंग कंडीशन, ये दोनों जो चीज़ें होंगी वो कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर हम इंक्लूड करेंगे। एक्वायर यानी कि अगर ख़रीदने के लिए कोई आपने अगर लीगल चार्जेस अदा किए हैं या कोई ट्रांसपोर्टेशन फ़ी अदा की है तो वो आपने डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर ऐड कर देनी है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ और एक्सक्लूड्स फॉलोइंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो कॉस्ट के अंदर कुछ चीज़ें शामिल आपने करनी है, कुछ चीज़ें नहीं शामिल करनी। मिसाल के तौर पे कैपिटल एक्सपेंडिचर सच एज परचेज प्राइस इसमें शामिल होगी कॉस्ट के अंदर, डिलीवरी कॉस्ट शामिल होंगी। ठीक है, लीगल फ़ीस यानी कोई भी लीगल फ़ी अगर पे की है। अच्छा, उसके बाद सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर विच एनहेंसेस द एसेट। ठीक है, तो कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो एसेट को एनहेंस करे, ये नीचे डिस्कस हुआ हुआ है, इसको दोबारा इस पे आते हैं। ट्रायल्स एंड टेस्ट अगर आप कोई कंडक्ट करते हैं तो वो भी, उसकी भी जो कॉस्ट है वो एक्चुअल कॉस्ट के अंदर आप ऐड करेंगे। एक्सक्लूड इसमें आप करेंगे तमाम किस्म के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, जिसमें इंक्लूडेड है रिपेयर्स, ठीक है, रीन्यूअल्स, उसके बाद रीपेंटिंग। ठीक है जी, रीपेंटिंग यानी दोबारा से आप पेंट कर रहे हैं उसको। एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल ओवरहेड्स के कोई एक्सपेंसेस हैं, ट्रेनिंग कॉस्ट, वेस्टेज, ये सारी चीज़ें कॉस्ट में आप शामिल नहीं करेंगे। आगे इसके है जी, करेक्ट डबल एंट्री टू रिकॉर्ड द परचेज इज़, डेबिट करेंगे नॉन करंट एसेट और क्रेडिट करेंगे बैंक या कैश या पेबल्स। ठीक है, इसकी मिसाल क्या है कि हमने मशीनरी परचेज़ की है और कैश पे परचेज़ की है, तो हम उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे मशीनरी डेबिट और क्रेडिट करेंगे कैश को। ठीक है, मशीनरी हमारा एसेट इंक्रीज़ हुआ है, कैश हमारा जो एसेट है वो डिक्रीज़ हुआ है। इसी तरह अगर हमने मशीनरी परचेज़ की है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्रेडिट के ऊपर हमने आरिफ जो है आरिफ कंपनीज़ उनसे ख़रीदी है। ठीक है, आरिफ एंड ब्रदर्स कंपनीज़ लिमिटेड से हमने मशीनरी ख़रीदी है और क्रेडिट पे ख़रीदी, उधार पे ख़रीदी है, तो रिकॉर्डिंग होगी, डेबिट करेंगे मशीनरी अकाउंट को और क्रेडिट करेंगे पेबल को, यानी कि आरिफ कंपनीज़ या आरिफ एंड ब्रदर्स कंपनीज़ लिमिटेड जो है उसको हम पेबल के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो डेबिट हमेशा जो है एसेट ने होना है जो हमने परचेज़ किया है, क्योंकि एसेट इंक्रीज़ होने पे डेबिट होते हैं।
क्रेडिट हमारा बैंक अकाउंट होगा या कैश अकाउंट होगा या पेबल्स होंगे। अच्छा, इसमें 3 ऑप्शंस हो सकती हैं, इनमें से वन ऑफ द ऑप्शन जो है वो हो सकती है अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन नेचर। ठीक है। इसके बाद जनाब, आप सेपरेट कॉस्ट अकाउंट शुड बी केप्ट फॉर ईच कैटेगरी ऑफ नॉन करंट एसेट, जैसे मोटर व्हीकल्स, फिक्सचर, फिटिंग्स, ठीक है, इसके अलावा बिल्डिंग वगैरह। तो जो भी आपके नॉन करंट एसेट्स हैं उनके लिए, हर एक के लिए एक सेपरेट अकाउंट जो है, इसको लेजर अकाउंट बोल लें या कॉस्ट अकाउंट बोल लें, वो मेंटेन किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी। उसके बाद जनाब सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर यहाँ पे जिक्र आया था, तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर नीचे एक्सप्लेन किए गए हैं। सब्सिक्वेंट कॉस्ट ऑन अ नॉन करंट एसेट कैन ओनली बी रिकॉर्डेड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट और कैपिटलाइज्ड। ठीक है। यानी कि इसके अंदर ये है कि जो भी कैपिटल जो रिकॉर्डेड कैन ओनली बी रिकॉर्डेड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट और कैपिटलाइज इफ़ इट एनहेंसेस द बेनिफिट ऑफ एसेट। कंडीशन ये है कि हम किसी भी कॉस्ट को एसेट की कॉस्ट में शामिल करेंगे, यानी बेसिकली ये कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं ना, जो हम जिनका जिक्र कर रहे हैं मशीनरी के ऊपर या बिल्डिंग के ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं, तो यहाँ पे कैपिटलाइज्ड का वर्ड यूज़ हुआ है कि हम इस कॉस्ट को कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर के तौर पे, यानी कैपिटलाइज करने से क्या मुराद है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। ठीक है। तो हम सिर्फ उसी कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे जो कि एनहेंस करती है बेनिफिट ऑफ द एसेट। ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर वही कॉस्ट ऐड होगी जो कि एसेट का बेनिफिट इंक्रीज़ करती है। एनहेंस का मतलब होता है इंक्रीज़ करना या बढ़ाना। ठीक है। अगर तो एसेट का बेनिफिट इस कॉस्ट के करने से इंक्रीज़ हो रहा है तो फिर हम इसको जो टोटल एसेट की कॉस्ट है उसमें ऐड करके कैपिटलाइज कर देते हैं, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे ट्रीट करते हैं। मिसाल इसकी है एन एक्सटेंशन टू शॉप बिल्डिंग। ठीक है। जैसे कोई शॉप बिल्डिंग है उसमें हम एक्सटेंशन करते हैं, तो हम जो शॉप बिल्डिंग की ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें एक्सटेंशन की कॉस्ट भी ऐड करेंगे, यानी कि एक्सटेंशन की कॉस्ट को भी हम एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे। ठीक है। और नीचे इसमें एग्जांपल दी गई है रिपेयर कॉस्ट की। रिपेयर कॉस्ट जो होती हैं ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, इस वजह से इसको कभी भी हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे रिपेयर एक्सपेंडिचर को, बल्कि हम इसको हम एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें दी गई हैं। एक्सटेंशन को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर रहे हैं, इस वजह से हम इसको जो भी हमारा नॉन करंट एसेट है उसकी प्राइस में ऐड करेंगे या कॉस्ट में ऐड करेंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो जिक्र हुआ रिपेयर कॉस्ट की हुई है, और रिपेयर कॉस्ट को कभी भी हम जो नॉन करंट एसेट की कॉस्ट है उसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि रिपेयर कॉस्ट जो होती है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की ट्रीटमेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो होती है उसके अंदर एज एन एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। ठीक है जी। क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, मैं रिपीट करता चलूँ, जो हमने एक अकाउंटिंग पीरियड में रेवेन्यू अर्न करने के लिए इस किए होते हैं, स्पेंड किए होते हैं, वो एक्सपेंडिचर्स हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स किए होते हैं। और या दूसरे वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं, जो छोटे टाइम के लिए किए जाते हैं या एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए किए जाते हैं, उन्हें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जिस तरह एक्सटेंशन टू शॉप बिल्डिंग है, ये वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं। इनको आइडेंटिफाई करने का सबसे पहला तरीका ये होता है कि लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर्स तमाम जो हैं बिज़नेस के, वो डलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और जितने भी शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर हैं, जैसे स्टेशनरी ख़रीदी है या परचेज़ की हैं, ठीक है, या इसके अलावा कोई रिपेयर की है, ठीक है, तो वो तमाम के तमाम हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हैं उनको ट्रीट करते हैं। तो जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जिन चीज़ों को ट्रीट करते हैं उसमें अगर कोई एक्सटेंशन वगैरह की है तो उसको हम एक्चुअल कॉस्ट जो है उसके अंदर ऐड करते हैं। ये रूल है अकाउंटिंग का। ठीक है। तो इसी वजह से कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को समझना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी इस पर मेरी वीडियो जो है मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है।